आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, क्योंकि जो हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और सबकी एक कोशिश है कि अब बहुत जल्द इस पर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जर्रा बराबर भी कोई आंच आई तो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट को तबाह करने की बात मतलब ये नहीं है कि पूरे देशों को नहीं, बल्कि जितने अमरीकी बेसेस हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। और अमरीका हमले कर रहा है तो ईरान भी उसका जवाब दे रहा है। हालात बड़े कशीदा हैं। अभी अल जजीरा को पढ़ रहा था, जो तबसरे आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उससे एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको खतरा लाक हो गया। हालांकि जे डिवेंस के बयान में एक तरफ सिफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, तो दूसरी तरफ वॉर है, जंग है। सवाल यह है कि जब एक चीज तय हो गई, 60 दिन का वक्त था, तो ये नौबत आई क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन वॉर क्रिमिनल है? और दुनिया इस चीज को देख रही है। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, इसी हिंदुस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पे, नेशनल चैनल। पहली बार मैंने एंकर को अमेरिका पर इस तरह से फायर होते देखा। आर भारत भी बड़ा सख्त बोलता है अमेरिका, लेकिन कल मैंने देखा और कहा कि अमेरिका आतंकवादी है। और उसके अटैक जो अभी ईरान के हॉस्पिटल में हुए, कैंसर के हॉस्पिटल में, जहां बच्चों की कीमोथेरेपी हो रही, उस पे हमला कर दिया। मिनाब पे हमला किया, 168 बच्चों को मारा। अब कह रहे हैं कि पानी पे हमला करते, पावर पे हमला करते। ये क्या है? ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? कल जिस तरह के सवाल उठाए, मुझे लग रहा है कि अब लोग समझ गए कि अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका की गुंडागर्दी है, अमेरिका की तानाशाही। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? क्या दुनिया समझ नहीं रही? दुनिया बेवकूफ है कि अमेरिका क्या चाहता है? और फिर 20% का टैरिफ टैक्स लगा करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मंशा तो जाहिर कर दी, भले ही उसको विड्रॉ किया हो, लेकिन ये तो मंशा जाहिर कर दी ना कि हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। और अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बैठ जाता है तो इसका भारत पे भी असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, भारत पे भी असर पड़ेगा। और भारत को बार बार धमकी, बार बार अमेरिका की तरफ से धमकी। और अब भारत को भी स्टैंड लेना चाहिए। भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है। भारत कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है। भारत भारत है। भारत की अपनी सभ्यता है। और अगर भारत मजबूती से खड़ा होता है तो मैं समझता हूं कि पूरे मिडिल ईस्ट को, बर्रे सगीर को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज मैं कई चीजें मेरे सामने से गुजरी। यहां पे आप देखिए, ईरान ने कहा, और बिल्कुल सही कहा ईरान, कि हम पूरा तहस नहस कर देंगे। मेरे साथ जुड़ गए ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। मैं उनसे बातचीत करूंगा इस मसले। सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, रिसर्चर, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। और मैं तो ये कह रहा हूं, कहूंगा कि जितना मैंने सुना है, कई साल से सुन रहा हूं, कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इंटरनेशनल के पॉलिटिक्स को बेहतरीन तरीके से आप उस पर अपनी राय रखते हैं और बिल्कुल सटीक। मैंने कई बार देखा कि बड़ी बेबाकी से आप बोलते हैं। और हमारे यहाँ भी जब आप बेबाकी से बोल देते हैं कैप्टन साहब, तो हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को थोड़ी सी मिर्ची लगती। लेकिन भाई, हमने हमेशा कहा कि भाई, सच सुनने की आदत रखनी चाहिए। सच सच होता है, और सच किसी को भी जो ईमानदारी से चीजों को अंगेज नहीं करेगा, उसको थोड़ी बहुत चोट लगेगी।
तो मैं कैप्टन साहब का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। कैप्टन साहब, क्या लग रहा है आप इस वक्त के जो हालात है? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बस गई है। वो चाहते हैं और सोच रहे हैं और यकीन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान के ऊपर और बमबारी और ज्यादा बमबारी और ज्यादा से ज्यादा बमबारी करके वो ईरान को घुटने पर ले आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को और उनके एडवाइजर्स को समझना पड़ेगा कि इस तरह की बमबारी तो उन्होंने इसके पहले 40 दिन के जंग के दौरान भी की थी। 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। क्या हुआ? क्या ईरान झुक गया? नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि ईरान बातचीत की टेबल पर आए, तो डोनाल्ड ट्रंप को बम गिराने की जगह पर बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बम क्यों गिरा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि जो मुद्दे उन्होंने नेतन्याहू यानी इजराइल के बिहाफ पर उठाए हैं, उसको ईरान आंख मूंद कर मान ले। यानी ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, ईरान कोई लंबी दूरी की रॉकेट मिसाइल ना बनाए, ईरान जो है 400 किलो न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसके पास यूरेनियम का, वो अमेरिका को हैंडओवर कर दे, और भी इस तरह के जो पॉइंट्स हैं। अब इस तरह की जो मुद्दे हैं वो कभी भी 2 महीने 4 महीने के बातचीत के दौरान सेटल नहीं होते हैं। जाहिर बात है, दुनिया का कोई भी मुल्क, अगर इजराइल के पास माना जाता है 70 एटम बम है, तो दुनिया का कोई भी मुल्क जो इजराइल के सामने खड़ा है, वो उसके दिल में एक तमन्ना होगी कि एटम बम बना ले। क्यों ना बनाए? लेकिन देखिए, ईरान की ईमानदारी है कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि वह एटम बम नहीं बना रहे थे, नहीं बना रहे हैं, और भविष्य में भी ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। और ईरान ने तो कह दिया है कि इसके बाद भी अगर आपको शक है तो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम को भेजिए। उनके ऑडिटर्स, उनके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आके ईरान को खंगाल के छान लें, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर जाके देख लें क्या हम एटम बम बना रहे हैं। जाहिर बात है, एटम बम बनाने का कोई सबूत अभी तक किसी को नहीं मिला। एक और बात है कि अमेरिका इजराइल के बहकावे में आके ये मांग कर रहा है कि ईरान कभी भी लंबी दूरी के रॉकेट्स मिसाइल ना बनाए। अब सवाल उठता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क क्यों राजी होगा? आज की तारीख में दुनिया में सारे मुल्क जिनको बाहर से खतरा है, उसमें लिस्ट में मैं भारत को भी शामिल कर लेता हूं। हमारे भी दो दो दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चीन। तो दुनिया का कोई भी मुल्क जिसके पास बाहर से खतरा है, वो लंबी दूरी के रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाएगा। तो ऐसे में ईरान से ये उम्मीद करना कि वह डॉटेड लाइन पर साइन कर देगा कि ठीक है, मैं डर गया और मैं भविष्य में कभी रॉकेट मिसाइल नहीं बनाऊंगा, ये उम्मीद करना जरा लाजमी नहीं है। देखिए, ईरान के पास कुछ तो होना चाहिए ना। अमेरिका और इजराइल क्या भविष्य में ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? अब ईरान को मालूम है कि अगर अमेरिका का सामना करना है, इजराइल का सामना करना है, तो उसकी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स नाकाफी है। तो एक ही तरीका है कि भविष्य में, आज से 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद भी अभी कभी इजराइल या अमेरिका हमला करते हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो देनी पड़ेगी ना। तो मिसाइल फोर्स उनके पास एकमात्र तरीका है। तो वह भला क्यों एग्री होंगे कि भविष्य में लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएंगे? जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप कि भाई आप कौन होते हैं, और ईरान ने कभी आपकी तरह मिसयूज तो नहीं किया। आपने हमेशा मिडिल ईस्ट को डराया, अरबों को डराया, लेकिन ईरान ने कभी हमला तो नहीं किया किसी के ऊपर। और आज भी जो हमले हो रहे हैं वो अमरीकी बेसिस पे हो रहे हैं। किसी हॉस्पिटल पे नहीं हुए, किसी स्कूल पे नहीं हुए, किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं हुए,
और कैप्टन साहब आप ही ने हमें कई बार बताया कि जो होटल्स पे हुए हैं वो जब उन्हें पता चल गई, रिपोर्ट आ गई कि इसमें अमेरिकन सोल्जर हैं, तब ये अटैक हुए होटल, वरना होटल्स भी नहीं हुए। ये आपकी ज़बानी है। तो ये सिचुएशन, और ये बिल्कुल सही आपने कहा कि भई कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए क्यों नहीं रखेगा कोई चीज़, अगर उसे खतरा है। लेकिन ये क्या इज़राइल का दबाव है जो मैं बार-बार कह रहा हूँ? क्योंकि इज़राइल के अंदर तो अब चुनाव डिक्लेयर हो गया है और बेंजामिन नेतन्याहू वो हार की कगार पे, जो रिपोर्टें आ रही, आप ये तो छोड़ दीजिए, अमेरिका से जो रिपोर्टें आ रही, डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। वहाँ मिड टर्म का इलेक्शन है नवंबर में, 3-4 महीने और बचे हैं, तो उनकी भी हालत बड़ी खस्ता है। तो क्या ये बौखलाहट है, या ये कि ये कुछ जल्दी से जल्दी कि कोई चीज़ ऐसी अचीव कर लें कि दिखाने के लिए हो जाए कि ये देखिए साहब, हम फर्जी में नहीं गए थे, हमने ये हासिल किया है। लेकिन क्या ये ऐसा मुमकिन है, जो हालात बन गए हैं? हाँ, डॉक्टर जी, एक अजीबोगरीब इक्वेशन बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर उनको इलेक्शन में जीतना है, मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को जितवाना है, तो उनके ऊपर दबाव है कि वह जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को बंद करें, एक समझौता साइन करें, अपना सक्सेस जो है अमेरिका के लोगों के सामने रखें कि देखो, बमबारी करके, हमला करके हम जीत गए और ईरान जो है उसने हमारे साथ घुटनों पर आकर समझौता कर लिया। यानी लड़ाई बंद करवाने पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को कुछ एक्स्ट्रा वोट मिल सकते हैं। इज़राइल में हालात उल्टे हैं। इज़राइल में जो नेतन्याहू हैं, वो इज़राइल की अवाम को दिखाना चाहते हैं कि मैं ही हूँ एक तुम्हारा रखवाला। देखो हम कितनी आसानी से ईरान और बाकी जो हमास, हिज़्बुल्लाह और हुती है उसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान ये लड़ाई चलती रहे। तो अभी नेतन्याहू की पॉलिटिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बमबारी जारी रहे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले ये बमबारी रुक जाए और समझौता साइन हो जाए। जी डॉक्टर रिजवी। तो दोनों तरफ से कैप्टन साहब ये जारी है। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, बस मैं मुझे पता है आपको भी दूसरे जगहों पे जाना है। लेकिन कैप्टन साहब, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जब ईरान पे होती है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इज़राइल के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाए? जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, जॉर्डन से या लेबनान से या इधर हमास और हूती के लोग भी, कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड, तो हाथ पे हाथ तो धरा बैठे नहीं रहेगा ईरान, कैप्टन साहब। हाँ, देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड क्या कोई इज़राइल पर कर सकता है, इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कशन मिलिट्री एनालिस्ट कर चुके हैं। दिक्कत ये आ रही है कि इज़राइल के ऊपर हमास ने काफ़ी सक्सेसफुल हमले किए, कई बार इज़राइल के अंदर घुसकर भी। हाँ, जब हमास ने इज़राइल के अंदर 12 जून को जो हमला किया था, वो ज़रा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आगे चला गया। शायद हमास ने 12 जून 2023 में जो हमला किया था, 8 जून, तो उस हमले का मकसद था इज़राइल की बॉर्डर को क्रॉस करके इज़राइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको नुकसान पहुंचाना। तो लेकिन वो थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और करीबन 1200 के करीबन इज़राइल के सिविलियन भी मारे गए उस हमले में। तो हमास ने सक्सेसफुल हमले किए हैं इज़राइल के ऊपर। अ, हूती जो है काफ़ी दूर है। हूती बूट्स ऑन ग्राउंड शायद नहीं भेज पाएगा क्योंकि हवा का अगर वो समुंदर के रास्ते से जाएँ, लाल सागर से होके जाएँ, गल्फ ऑफ अक़बा से होके जाएँ और इज़राइल तक पहुँचने में उनको करीबन 1600 किलोमीटर समुंदर के रास्ते जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, रास्ते में ही डिटेक्ट हो जाएँगे। यूएस नेवी का प्रेज़ेंस रेड सी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पोर्ट इलियट पर एक कमांडो अटैक कर सकते हैं हूती के अ, जो नेवल विंग है। बहुत छोटा-सा हमला करना पड़ेगा, महज 1 या 2 बोट्स, महज 4 या 8 कमांडो। लेकिन
इनकी दिक्कत ये है कि डिटेक्ट हो जाएंगे जब वो कूच कर रहे हैं पोर्ट इलियट की तरफ। क्या हिजबुल्लाह ग्राउंड अटैक कर सकता है? ये हमेशा बड़ा कशमकश वाला सवाल रहा है। हिजबुल्लाह ने हमेशा दावा किया है कि उनके पास 40,000 लड़ाके हैं, जिसमें से कि वो दावा करते रहे हैं कि 10,000 एक्टिव लड़ाके हैं। तो अगर आप देखें हिजबुल्लाह 1987 के बाद से आज तक उन्होंने इज़राइल पर ज़मीनी हमला, बूट्स ऑन ग्राउंड वाला हमला, जैसे हम फौजी भाषा में इन्फेंट्री अटैक होता है कि एक बटालियन अटैक कर दिया 1,000 जवान, या एक ब्रिगेड हमला कर दिया 3,000 जवान, या एक डिवीजन की अटैक हो गई दुश्मन पर 10,000 जवान। इस तरह का बूट्स ऑन ग्राउंड वाला इन्फेंट्री या कमांडो अटैक हिजबुल्लाह ने इज़राइल के ऊपर कभी नहीं किया। हिजबुल्लाह के जितने हमले रहे हैं पिछले 30 साल 40 साल में, वो ज्यादातर जमीन से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट्स और मिसाइल्स की मदद से उन्होंने नॉर्थ इज़राइल पर हमला किए हैं। जो इज़राइल और लेबनान का बॉर्डर है, वहां पर यूनाइटेड नेशंस की यूनिफिल पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयड है। और वहां पर जो यूनिफिल है उसका एक कंटिजेंट तो भारत ने भी दिया हुआ है, हमारे 800 जवान वहां पर तैनात हैं। तो इनका काम है हिजबुल्लाह को नॉर्थ की तरफ रखना, और यूनिफिल जो है ये वो ब्लू लाइन बोलते हैं इज़राइल और लेबनान का बॉर्डर को। तो यूनिफिल जो है इनका काम है इज़राइल की आईडीएफ को साउथ में रखना। तो दोनों के बीच में टकराव, हिजबुल्लाह ने इज़राइल के अंदर घुसकर जमीन से हमला कभी नहीं किया। हाँ, अगर कभी कभी, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि आईडीएफ जो है उत्तर की तरफ कूच करती है, ब्लू लाइन के उत्तर में चली जाती है, लिटानी रिवर तक चली जाती है, अभी जाफरानी रिवर तक भी टच करने लगे हैं। तो वहां पर जब ये दक्षिण लेबनान में घुस जाते हैं तो वो हिजबुल्लाह का इलाका है। हिजबुल्लाह के लोग वहां पे, उनके पुश्तैनी जमीन है, उन्हीं का गांव है, उन्हीं के कस्बे हैं, उन्हीं के मोहल्ले हैं। तो जब आईडीएफ साउथ लेबनान में जाती है तो हिजबुल्लाह उन पर हमले करता है जमीन से। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि 1,000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया एक साथ जमीन पर, 3,000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक साथ जमीन पर हमला किया, जैसे कि हम पिक्चरों में देखते हैं इन्फेंट्री असॉल्ट। ऐसा हिजबुल्लाह ने कभी नहीं किया। जी। बहुत क्लियर पिक्चर कर दी है। और मैं आखिर में, बिल्कुल, तो बहरहाल ये सिचुएशन है, और हम इस पे नज़र बनाए रखेंगे, और अपने एक्सपर्ट जो हमारे कैप्टन साहब हैं और आप लोग हैं, इस पर बातचीत करते रहेंगे, और यही कोशिश रहेगी कि बहरहाल ये जंग ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी और एडवोकेट राशिद अली साहब, आपका दोनों हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर इसी पे हम नज़र बनाए रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खुदा हाफिज।